क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जांपल। आपने डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस किया, उसको एग्जांपल और डायग्राम की मदद से क्या करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब डेटाबेस डिजाइन होता क्या है, कहते हैं डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप यूज्ड टू प्रॉपर्ली डिजाइन अ डेटाबेस सिस्टम। एक ऐसा फेज है जिसमें बेसिकली कुछ स्टेप्स को आप फॉलो करते हो और क्या करते हो, डेटाबेस को डिजाइन करते हो। हमने एसडीएलसी में इस चीज़ को काफ़ी पढ़ा था, लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट ना उससे अपर लेवल के हो गए हैं, समझने थोड़े आपने इनहेंस कर दिए हैं, थोड़ा एक्सटेंड करके हम समझा रहे हैं चीज़ों को। तो ये बेसिकली क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप है जिनको आप फॉलो करके डेटाबेस को डिजाइन करोगे। कहते हैं इट इज यूज टू मैप द कंसेप्चुअल मॉडल टू इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। जो कंसेप्चुअली आपने मॉडल बिल्ड किया था, अब आप उसे क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में ले जाओगे इसे, एक ऐसी फॉर्म में आ जाएगा कि अब वो वर्किंग में आएगा। कहते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट टीम, अब टीम में कौन कौन होता है, डीबीए, डेवलपर और प्रोग्रामर, इन तीनों ने क्या करना है, यूज दीज स्टेप्स टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अ डेटाबेस सिस्टम। ये इन तीनों स्टेप्स को यूज करते हुए आपकी डेटाबेस को डिजाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। कहते हैं पर्टिकुलर डेटाबेस सिस्टम यानी कि डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है इन प्रोसेस को, तो दिस मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को, ये प्रोसेस को, स्टेप को क्या करेंगे, हम इसे यूज करके इस मॉडल को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। कहते हैं ऑल्सो यूज टू प्रोसेस दिस मॉडल, यानी मुझे तीन चीज़ों का उसने मेंशन कर दिया बात। कहते हैं पहले तो कुछ स्टेप्स फॉलो होंगी। ठीक है, अब ये स्टेप्स फॉलो कौन कर रहा होगा, डीबी होगा, डेवलपर होगा, प्रोग्रामर होगा। लेकिन ये क्या नाम है, डेटाबेस का जो काम चल रहा होगा, ये बेसिकली क्या होगा, आपने जब भी काम करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करना है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक टूल होगा जिसके थ्रू आप डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। कहते हैं द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस मस्ट बी अप टू डेट एंड कंप्लीट एंड मस्ट बी अवेलेबल टू यूजर वेरी इजीली एंड क्विकली। कहते हैं इन्फॉर्मेशन जो होगी ना डेटाबेस में, वो आपको क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, और जब भी आपको जरूरत पड़े वो तब अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ऑन द टाइम। अभी बेसिकली क्या है, इजीली और क्विकली भी। हम डेटाबेस में हमने एक दफ़ा चीज़ को स्टडी कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर राइट और रीड की ऑप्शन एक साथ मिल जाए, और एक साइड से एक बंदा रीड कर रहा है, दूसरी साइड से एक बंदा राइट कर रहा है, तो अगर राइट और रीड वाले दोनों ने एक टाइम पे उस चीज़ को एक्सेस किया तो मसला क्या आना था, रीड वाले ने माइट भी जो अमाउंट पड़ी हो, और अगली बार आके वो राइट वाला जो क्या कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल ऐसे लेते कि जो पार्टी ए है उसने जाके डेटाबेस में पढ़ा कि अभी 100 क्या है हमारे पास, फर्ज कर रहे थे कोई आइटम्स पड़ी हैं। ठीक है, जब बी वाला है उसने क्या करना है, उसे री राइट करना है। ए वाले ने क्या किया, उसने कहा कि जी हम 100 माइनस क्या करने हैं, हमें 100 माइनस मुझे 50 करने हैं। ठीक है, बी वाला ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रहा था, इस दौरान जिस दौरान ये वाला फेज चल रहा था, ठीक है, यूनिट का काम चल रहा था, बी वाले ने क्या किया, यहाँ पे आके इसे कर दिया अपडेट 70। अब जब ये यहाँ पे 100 में से 50 माइनस करने आए, तो इसने लिख दिया इधर 50, और इधर क्या आना चाहिए था, इधर तो सिर्फ 20 नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि अपडेटेड क्या था 70। हुआ ये कि जब आपके ए वाले ने इसे पढ़ के रीड करके प्रोसेसिंग करके यहाँ पे रखने आया ना वापस, उतनी देर में चीज़ अपडेट हो चुकी थी। बी वाले ने इसको डायरेक्ट एक्सेस किया और यहाँ पे चेंज करके चला गया। हमारे लिए क्या होगी, डेटा इंफॉर्मेशन जो थी वो क्या होगी, गड़बड़ होगी। हमने क्या करना था, अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें इस तरह की मिलेगी तो हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस का इशू आ जाएगा। हमने उन चीज़ों को रिटेन किया, मेंटेन किया, हमने एक्सेस मॉडिफायर्स दिए, हमने ये बताया कौन इस पर एक्सेस ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, डेटाबेस कितनी देर बाद अपडेट होगी। जैसे आप लोगों की भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मैंने स्टूडेंट्स के पोर्टल से देखा है कि वो कहते हैं कि जैसे ही मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ विद इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है, कुछ लोगों का तो उसी टाइम पे भी किसी ने मुझे बताया था कि हाफ आवर में भी उसकी साइड पे शो हो गया था बच्चे के। लेकिन वो क्या होता है, फौरन शो हो जाता है कि आपकी किस क्लास में एब्सेंट मार्क हो गई है। ठीक है, अगर वो आपको शो हो जाए ना कि आपकी किस क्लास में एब्सेंट मार्क हो गई है, तो आप टीचर को बता सकते हो, और हमें 12 से पहले एडिट करने की परमिशन होती है, तो मैं एडिट भी कर सकती हूँ। ठीक है जी, एब्सेंट मार्क होगी, बाय मिस्टेक काइंडली वेरीफाई कर लें, तो हमारी एब्सेंट नहीं मार्क होनी चाहिए, तो वो एंडेस वेरीफाई करके क्या कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं, वरना उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली कोई चांस नहीं उसका। लेकिन आपकी डेटाबेस क्या होती है, फौरन अपडेट की जाती है। अच्छे से कहते हैं फॉलोइंग डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, ये चंद स्टेप्स हैं, ठीक है, जो यहाँ शो किए गए। अब ये क्या स्टेप्स हैं, कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, पहला फेज क्या है, प्लानिंग का। अब प्लानिंग में क्या होता था, अगर लास्ट टाइम में आपको याद हो एसटीएलसी में, तो हमने प्लानिंग में काम ये किया था, हम ये देखते थे कि डेवलपमेंट जो हमें न्यू सिस्टम की करनी है, उसके रिसोर्सेज कितने रिक्वायरमेंट है, उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है, हम कितने टाइम लिमिट में कर सकते हैं, एक वैसी रफ सा प्लान बना लिया करते थे। जब प्लानिंग मेरी फाइनल होती थी, मैं डॉक्यूमेंट अप्रूव करवा के फिर एनालिसिस की तरफ जाती थी। एनालिसिस में हम वहाँ पे सिस्टम एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, हम ये देखते थे कि मौजूदा सिस्टम बेसिकली किस तरह का है और क्या उसमें वर्किंग है, आई कि वो कहाँ पे लैग करता है, मैं वहाँ पे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, इस तरह की बातें। ठीक है, एट द एंड मैं काम ये करती कि मैं रिक्वायरमेंट्स को क्या करती, रिक्वायरमेंट एनालाइज करती, रिक्वायरमेंट्स निकाल के लाती थी कि न्यू सिस्टम मुझे करना क्या क्या है।
जब मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई होती थी मैं डिज़ाइन फेज में जाती थी और डिज़ाइन फेज में जाके ना सबसे पहले क्या करती थी, एक लॉजिकल डिज़ाइन बना ली करती थी। लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता था, वही एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERDs, ठीक है। उस टाइप की मैं क्या करती थी, डायग्राम्स वगैरह क्रिएट कर लिया करती थी। और जब डायग्राम्स वगैरह वो क्रिएट हो जाती थी तो फिर मैं उसके बाद क्या करती थी, फिर मैं उसके बाद करती थी फिजिकल डेटाबेस की तरफ जाती थी। उन्हीं डायग्राम्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करती थी उन फॉर्म्स में, रिलेशनल्स की फॉर्म में। रिलेशंस क्या होते हैं, टेबल्स वगैरह। उन टेबल्स की फॉर्म में मैं क्या करती थी, ले जाती थी। जब वो टेबल्स के फॉर्म में चीज़ आ जाती है फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं उसमें स्टार्ट करती हूँ इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने के बाद हमारी क्या होती है, उससे फर्दर कोई वर्किंग चल रही होती है, ठीक है। हम फर्दर वर्किंग इस टाइप करते हैं कि जी ठीक है, आपने जो काम स्टार्ट कर दिया है, अब आप उसे क्या कर रहे हैं, टेबल्स बना दें। टेबल्स बना के अब आप उस पर रूल्स रेगुलेशन लगाएं, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे फिर आप मूव कर रहे हैं। एक सेकंड। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं जब हमारा फिजिकल डिज़ाइन हो जाता है डेटाबेस में, डेटाबेस डिज़ाइन हो जाता है, देन हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिनेरियो आ गया, हमने सॉफ्टवेयर बना ली। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अब क्या हुआ है, काम शुरू हो गया। डेटाबेस फिर रिपोजिटरी बनती है। डेटाबेस रिपोजिटरी क्या है, डेटाबेस रिपोजिटरी है कि डेटा से रेलिवेंट जो चीज़ें आपने डेटाबेस में स्टोर की हैं या बनाई हैं, आपने उनको अब एक्सप्लेन करना है। हम उनकी डिटेल डाल रहे होते हैं रिपोजिटरी में। यहाँ पे देखिए, अब इन चीज़ों को ना बारी-बारी उसने सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। अगर सिर्फ प्लानिंग की बात करूँ, तो कहते हैं द प्लानिंग स्टार्ट व्हेन द कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम। प्लानिंग उसी टाइम पे स्टार्ट होगी थी जिस टाइम पे कस्टमर ने आके आपको पहली दफ़ा रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे कोई एप्लीकेशन बनवानी है, मैंने क्या करना है, कोई सिस्टम बनवाना है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। अब इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। एक्टिविटीज़ जो सारी उसके अंदर रहती हैं, उसका मेन मकसद एक ही था। कहते हैं एक्टिविटीज़ आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज नीडेड टू डेवलप द सिस्टम। एक्टिविटी का एक ही काम था कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करे जो मुझे सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने हैं, दैट्स इट। कहते हैं इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिस्टम। मुझे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना था, मुझे रिक्वायरमेंट्स पता लगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सिस्टम का ये डिज़ाइन किया कि कितनी देर में मुझे इसे कंप्लीट करना है। जब ये काम हो गया, मेरी प्लानिंग एंड होगी। प्लानिंग के बाद मैंने आई एनालिसिस पे। एनालिसिस में यहाँ लफ्ज़ यूज़ किया रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। वहाँ क्या सिस्टम एनालिसिस, यहाँ हम क्या करें, बेसिकली काम तो एक ही है ना, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। हम रिक्वायरमेंट्स ड्राइव कर रहे हैं या वो निकाल रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विच इज़ टू बी सॉल्व। रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपने इसलिए किया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको भाई प्रॉब्लम है क्या और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर ये दो बातें आइडेंटिफाई हो जाए तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। जैसे वो केक कटिंग की बात थी, आपने क्या किया था, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया था। आपने प्रॉब्लम को समझा कि ठीक है वो केक है, मूवेबल है कि नहीं है, कट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। देन आपने उसकी सोल्यूशन निकालना शुरू की थी। कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस। ये डेटाबेस की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास एक एक्टिविटी है। कहते हैं द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज ऑफन कॉल्ड एनालिस्ट। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं, हम उसको कहलाते हैं एनालिस्ट। वहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट कहलाता था, यहाँ पे एनालिस्ट कहलाता है। एनालिस्ट हर वो बंदा है जो बेसिकली क्या कहता है, मौजूदा चीज़ को टेस्ट करके या उसमें से क्या कर रहा होता है, डेटा निकाल के न्यू सिस्टम के लिए बताता है कि क्या क्या काम करने वाला है। चाहे वो सिस्टम का कर रहा हो एनालिसिस या किसी और चीज़ का कर रहा हो, एज अ होल वो एनालिस्ट कहलाए। कहते हैं इन दिस फेज करंट सिस्टम इज स्टडी इन डिटेल। वही पुरानी वाली बात कि क्या करेंगे, करंट सिस्टम को स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग एनालिसिस एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट आर पॉइंटेड आउट। एनालिसिस के दौरान वो फिगर आउट कर लेगा कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड थी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड थी। तो वो करंट सिस्टम में जो जो फ्लॉ आ रहे थे वो क्या करेगा, उन फ्लॉ को दूर करने के लिए वहाँ पे उसे मेंशन कर देगा कि ठीक है भाई ये फ्लॉ थे और ये यहाँ पे क्या है, इम्प्रूवमेंट की नीड है। कहते हैं इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अ डिटेल स्टडी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म इन द सिस्टम। एनालिसिस में ही हमने क्या करना होता है, एक डिटेल स्टडी एडअप करनी होती है कि जो ऑपरेशन सिस्टम में होते हैं वो क्या परफॉर्म करते थे, ठीक है। कौन कौन से आपने सिस्टम पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उसकी क्या क्या वर्किंग को हमने चेक करना है। माइट भी आपके देखिए पुराना सिस्टम जो था वो ऑनलाइन नहीं था, हमने कहा जी ऑनलाइन की डिमांड है। आपने कहा वो शेयरेबल नहीं था, हमने कहा शेयरेबल बना दें। आपने कहा वो एडिटेबल है हर टाइम, आपने एडिटेबल ख़त्म किया। जो भी रिस्ट्रिक्शन या रूल्स उसमें से फिगर आउट किए गए, हमने वो क्या किया, न्यू वाले पे वो इम्प्लीमेंट की। तो बेसिकली क्या करिए, एक डिटेल स्टडी देता है जिसमें आपको बताता है कौन से ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं उस सिस्टम पे। जब मेरी प्लानिंग होगी, मेरा एनालिसिस हो गया, उसके बाद मैंने आ जाना डिज़ाइन पे। अब डिज़ाइन में क्या करते हैं, कहते हैं डेटाबेस डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल इज द मेन बॉडी ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस।
कंसेप्चुअल मॉडल को ही बेसिकली ड्राइव करना वही मेन काम है हमारा। कंसेप्चुअली हमने चीज़ों को क्या करना है, उनको शो करना है। यहाँ पे कंसेप्चुअल मॉडल की दो चंक्स हैं, आगे पर दो रीजन है, एक लॉजिकल और दूसरी क्या कहते हैं, फिजिकल। अगर मैं लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन की बात करूँ तो ये सिंपल सी कहानी ये है कि इट इज़ अ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन डेटा डेफिनेशन, डेटाबेस यूज, एंटिटीज एंड अदर रिलेशनशिप। ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें जो डेटाबेस में आपको नीडेड है, कोई एंटिटीज होगी, कोई रिलेशनशिप हो गया, कोई इस तरह की कोई भी वर्किंग होगी जिस चीज़ों को आप यूज़ करके डेटाबेस को डिज़ाइन करो, वो सब लॉजिकल में डिस्कस कर ली जाएगी। क्या रिलेशनशिप होगा, किससे बनेगा, किन दो एंटिटीज के दरमियान है, रिलेशनशिप का नाम क्या देंगे, ईच एंड एवरीथिंग। कहते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ मैपिंग कंसेप्चुअल डेटा मॉडल टू द स्ट्रक्चर ऑफ टारगेटेड डीबीएमएस। डीबी क्या कर रहा है, प्रोसेस है कंसेप्चुअल डेटा मॉडल को मैप करने का, किस पे, टारगेटेड डीबीएमएस पे, यानी टारगेटेड डेटाबेस पे। कहते हैं इफ द टारगेट डेटाबेस इज रिलेशनल देन इट विल मैप्ड ऑन अ नॉर्मलाइज्ड रिलेशन। याद रखिएगा अगर टारगेटेड डेटा बेस आप जो बना रहे हो वो रिलेशनल फॉर्म में बना रहे हो, यानी टेबल्स की फॉर्म में डेटाबेस बना रहे हो, तो ये जब इम्प्लीमेंट होगा वो सारे क्या होंगे, नॉर्मलाइज रिलेशन होंगे। नॉर्मलाइज रिलेशन यही है कि हमने भी नॉर्मलाइजेशन को शायद भी वो डिटेल में नहीं उसे देखा हुआ आप लोगों ने भी, लेकिन आपका सिर्फ ये नहीं कि आपका टेबल अपीयर होगा, आपका टेबल में कंसिस्टेंट कोई कंस्ट्रेंट्स लगे होंगे जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट होगा डेटा, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी, रेपिटेशन नहीं होगी, उसमें कोई डिपेंडेंसीज नहीं होगी फंक्शन। अगर वो इन सारी चीज़ों से एग्री करेगा देन नॉर्मलाइज रिलेशंस बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आएगा, हम उसमें भी इस चीज़ को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। It then describe the structure and type of data that will use in database। ये आपको क्या करता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और टाइप बताता है डेटा की, ठीक है, कि डेटाबेस में कौन सी यूज होनी है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी यूज इन डेटाबेस, डेटाबेस में जो उनसे यूज होने। कहते हैं जब डेटा लॉजिकल डिजाइन से गुजर जाता है ना, तो फिर उसके बाद हमने डेटाबेस को क्या करना है, फिजिकल डिजाइन में करना है। अब फिजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या है, इज द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिजाइन। ये सॉरी लार्जेस्ट नहीं, लास्ट स्टेज हो। पहली स्टेज क्या थी, कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्या आ गई, फिजिकल में हमने सीधा उसमें क्या लिया है, लास्ट स्टेज को। कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इज टू इंप्लीमेंट द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड, फाइल, इंडेक्सेस एंड अदर डेटाबेस स्ट्रक्चर। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल डेटाबेस का, उसके डिजाइन ये करना है कि इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, जो डेटाबेस है उसके चाहे वो स्टोर रिकॉर्ड भी इम्प्लीमेंट की जाए, और इसके लिए उसमें कोई फंक्शनैलिटी है आपकी फर्दर, वो फंक्शनैलिटी भी क्या करेंगे, हम उसे फिगर आउट कर दें, हम ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हैव सर्टेन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। जब भी आप इम्प्लीमेंट करने लगते हो ना, हार्डवेयर की अक्सर रिक्वायरमेंट्स आपके पास आती हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ें अवेलेबल चाहिए, आप उन चीज़ों को क्या करते हो, देन परचेज करते हो, या आपको थोड़ी सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। It may also require network hardware if the database is to be accessed from multiple location। ये बेसिकली क्या होती है, नेटवर्क हार्डवेयर को करेगी, रिक्वायर करेगी। नेटवर्क हार्डवेयर में नेटवर्क वो टूल्स हैं जो मीडियम हैं जो बेसिकली नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन के लिए, उनकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं ऑल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ द डेटाबेस इज टू बी एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन। डेटाबेस एक लोकेशन से थोड़ी एक्सेस होती है, मैं अपने टैब से कर रही हूँ, ठीक है, एडमिन वाले नीचे सिस्टम से कर रहे हैं, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो, घरों से कर रहे हो, ये सारी क्या है, डिफरेंट लोकेशन है ना, तो ये हमारी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी सब, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, सॉरी, हम डिफरेंट लोकेशन से करें। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि डेटाबेस ही बिखरी हुई पड़ी होती है, आपको सेंट्रलाइज व्यू दे रही होगी, लेकिन वो क्या होगी, डिफरेंट जगह पे स्प्रेड आउट हुई होती है। अब यहाँ पे काम क्या होगा, कहते फॉर दिस पर्पज डीबीए रिक्वायर अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जब इस तरह का काम होना कि अपनी डिफरेंट जगह से एक्सेस करना है, तो हमें क्या जरूरत होती है, हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है, जिसे डीबीए भी कहते हैं। कहते हैं यहाँ पे क्या होता है, डीए होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और डीबी होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम यूजर माइट बी 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर। कहते हैं अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करूँ, तो डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हो जाए तो उसमें क्या होता है, आप थाउजेंड ऑफ किलोमीटर के फासले से भी उसे एक्सेस करते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्री से भी लोग बड़े उसे एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पे कहते हैं therefore lot of expensive telecommunication links are required, hence जब भी आपकी, मैं बताऊंगी ना कि डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड की यूज़ हो रही है, तो आपको टेलीकम्युनिकेशन की अच्छी खासी एक्सपेंसिव डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ेगा, उन डिवाइसेस के थ्रू आपकी डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी ऑब्वियसली, वरना तो वो सारा काम गड़बड़ हो गया ना, आप तो कैसे इंटरेक्ट करोगे। कहते हैं therefore lot of expensive telecommunication links are required to perform the required task। वो जो रिक्वायर्ड टास्क है उसके लिए आपको ये करने पड़ेंगे,
अच्छे खासे एक्सपेंसिव टूल्स यूज करने पड़ेंगे। कहते हैं नादरा और याहू जो है आर सम एग्जांपल ऑफ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटाबेस। नादरा और याहू की जो आपकी डेटाबेस है ना वो क्या है आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूटेड में। ठीक है, ये हमारा था फेज कौन सा इम्प्लीमेंटेशन का। डेटा जो हमने बेस की वो डिज़ाइन की थी कॉन्सेप्चुअल में, फिर हम उसे लॉजिकल पे मैप कर लिया, अब लास्ट पे गए हम इम्प्लीमेंटेशन में। उसके बाद आखिरी है डेटा बेस की रिपोजिटरी। वो डायग्राम ही अगर आप देखें ना, ये डायग्राम याद रखें तो हमने सिर्फ इस डायग्राम को फॉलो किया। प्लानिंग, एनालिसिस, लॉजिकल डेटाबेस, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन और डेटा रिपोजिटरी, बस यही चीज़ याद करनी थी। अब डेटा रिपोजिटरी की बात करें तो कहते हैं डेटाबेस रिपोजिटरी इज अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर एंड मेंटेन। एक ऐसी जगह जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है और क्या कहते हैं मेंटेन किया जाता है। ठीक है, स्टोर करना एक काम है, मेंटेन करना यानी उसे उस तरीके से रखा जाए, ठीक है, और वो आपको उसी चंक्स में मिले, उसी फर्दर क्लासिफिकेशन में मिले, हम उस तरह के काम करेंगे। Even throughout the database design process, various document and diagrams are created to record different aspects of the database design. तो पूरे प्रोसेस के दौरान आपको क्या किए जाते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद आप उन पे क्या कर रहे होते हैं, डायग्राम्स को चेक कर रहे होते हैं, किस कलर में रखनी, किस में रखनी, शेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ को हम क्या कर रहे होते हैं, टेबल्स किस तरह के होने चाहिए, कितनी अलाइनमेंट्स हो, क्या वर्किंग हो। ठीक है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन दीज आर कॉल्ड टू फ्रॉम अ डेटाबेस रिपोजिटरी। ये क्या कहते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, इनको क्या किया जाता है डेटाबेस रिपोजिटरी से बुलाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। कहते हैं इंक्लूड डी एफ डीज, ई आर डीज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ फील्ड व्यूज डायग्राम एंड सिक्योरिटी एल्गोरिथम ईटीसी। ठीक है, जब भी हम इनकी बात करेंगे या तो बेसिकली क्या हो गई इम्प्लीमेंटेशन फेज में मैंने जब कलेक्ट करना है तो वो कैसे होंगी, किस फॉर्म में, मतलब रिपोजिटरी में मैंने रखना क्या है, रिपोजिटरी में रखना है डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, कि डेटा किस सेक्शन में फ्लो कर रहा था और उसका क्या रुझान था। और उसके बाद ईआरडीज हैं, हमने एंटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाई हैं अक्सर जगहों पे। ठीक है, वो ईआरडीज कैसे डिज़ाइन होती हैं वो वाली बात आ गई, हम वो लिख सकते हैं रिपोजिटरी में। डायग्राम्स हम ऐड कर सकते हैं, सिक्योरिटी एल्गोरिथम ऐड कर सकते हैं रिपोजिटरी में। ये सारी चीज़ें क्या है डेटाबेस रिपोजिटरी में ऐड अप हो गई हैं। क्लियर है? जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को किया है आज, क्वेश्चन है तो पूछते हैं आप तब तक मुझसे।